नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ खास खबरों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 6 इजरायली बंधकों को आज करेगा रिहा। वहीं गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में भारतवंशी काश पटेल ने भगवद गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। कहा, तय करेंगे एफबीआई की जवाबदेही। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। वहीं कल कराची में हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हराकर जीत के साथ किया आगाज। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के हीरक जयंती का समापन समारोह में वो हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री महावास अभियान 2024 और 25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण तथा 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहली किश्त का वितरण करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जापान भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नई दिल्ली में भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2000 से 2024 के बीच जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $43 बिलियन से अधिक हो चुका है। गोयल ने यह भी कहा कि 2011 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ने द्विपक्षीय व्यापार को काफ़ी मजबूत किया है, जिसमें करीब 1400 से अधिक जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBCWS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर्स गिल्स एंटनी हन, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिब्बंस पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ये आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत जारी किया गया है। भारत ने शुक्रवार को मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता ग्रहण की। डॉक्टर लिखी ने आश्वासन दिया कि भारत BOBP IGO की सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगन से काम करेगा। और आइए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहे प्रयागराज महाकुंभ की अगर बात करें तो सिर्फ एक ये धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की भव्यता के उच्चतम बिंदु का साक्षी बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 59 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी में शुक्रवार शाम 6 बजे तक कुल 1.16 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए संगम में पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर योगी सरकार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग पिछले 2 महीने से उसकी नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले दिनों मची भगदड़ को रोकने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा स्थल यानी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है।
अजमेरी गेट की तरफ से एक बड़े पंडाल में यात्रियों की ज़रूरत की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी एरिया से मुसाफिरों को सुरक्षा घेरे में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है ताकि अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। प्रतीक्षा स्थल से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कहानी आइए सुनते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की जुबानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं तो उसके ठीक दाहिनी तरफ अजमेरी गेट साइड में ये होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिस होल्डिंग एरिया में मुसाफिर को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही हैं। यहाँ पर लोग टिकट खरीद सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है और क्या क्या सुविधा दी गई है इस पर हम बातचीत करेंगे उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव अभी जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। इस होल्डिंग एरिया में 15 अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर, 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था है, 2 पूछताछ काउंटर हैं, साथ में अटैच एक मोबाइल टॉयलेट है और साथ ही साथ डिलक्स टॉयलेट भी इसके साथ में अटैच है, ताकि लोगों को यहाँ पर वेट करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हर प्रकार से सहूलियत रहे। देखिए टिकट काउंटर है जिसमें से एक टिकट काउंटर महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, ताकि हमारी जो महिला यात्री हैं वो किसी तरह से परेशान ना हो, आराम से टिकट मिले। देखिए हमारे आरपीएफ के जवान भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो भी प्रयागराज जाने की हमारी स्पेशल ट्रेन हैं वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी, ताकि लोगों को फुट ओवरब्रिज न चढ़ना पड़े या सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म का ये एस्केलेटर है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो आरक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से आराम से आ रहे हैं। जाने की व्यवस्था यहाँ से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह के स्टैम्पिड को रोका जा सके, भगदड़ को रोका जा सके। और हमारी दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो ये बैरिकेड किया गया है मुसाफिरों को। हमारे कैमरामैन जोशी आपको दिखाएंगे दाहिनी तरफ का इलाका कि यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, मुसाफिरों को यहाँ पर रखा गया है। आरपीएफ के जो जवान हैं वो आरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हैं, वो उन्हें गाइड कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। तो फिर गाड़ी जब प्लेस होगी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, फिर यहाँ से वो सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। अब हम होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये जो मुसाफिरों को रखा गया है ये बैरिकेड कर, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ पर रखकर फिर आप उसको प्लेस कर रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है ना कि ये हमारे प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु हैं, तो जिन्होंने अनरिजर्व टिकट ले रखा है तो इनको यहाँ होल्ड करा रहे हैं। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली गाड़ी प्लेस होगी प्लेटफॉर्म पे तो इनको रेगुलेटेड मैनर में अंदर की तरफ एंट्री दी जाएगी। अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे ये वो मुसाफिर हैं जिन्हें 16 नंबर प्लेटफॉर्म से पर ही बैरिकेड कर इनको रोक कर रखा गया है, ताकि जब इनकी ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो तो ये आराम से अपने ट्रेन के भीतर दाखिल हो जाएं। ये प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जो है वो खड़ी हो रही है और जब लोग यहाँ पर जब गाड़ी आती है तो यहाँ से आरपीएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन्हें उनके बॉगी तक पहुँचाते हैं, पूरी सुरक्षा घेरे के बीच से उन्हें ले जाकर, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति को रोका जा सके। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। बात झारखंड की, जहां विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की भी उम्मीद है। विपक्ष के तर्कश में सरकार को घेरने के लिए कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर घमासान मच सकता है। वहीं सत्ता पक्ष भी बेहतर रणनीति के साथ सदन संचालन को तैयार है। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारी। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति में जुटा। गैस सिलेंडर, धान के एमएसपी, मैया सम्मान योजना सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा सदन में उठाएगी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला। 3 मार्च को पेश होगा बजट, 27 मार्च तक चलेगा सत्र। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार 24 फरवरी से विधानसभा का पूर्णकालिक सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के एजेंडे में जहां वार्षिक बजट के साथ कई विधायी कार्य हैं, वहीं विपक्ष चुनावी वायदों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य का सर्वोच्च पंचायत 24 फरवरी से फिर गुलजार होने जा रहा है। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने होंगे। हालांकि सदन का स्वरूप
इस बार कुछ बदला नजर आएगा। दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ बजट सत्र में उतरने को तैयार है। भाजपा के तर्कश में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। इनको राजनीति करना है और एक बार झूठ बोल के ठग के जनता का वोट पा लेना और अपने कमिटमेंट से मुकर जाना, मुझे लगता है झारखंड की जनता बहुत बारीकी से देख रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख लीजिए, दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े गोली, दिन दहाड़े लूट। विपक्ष जहां लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है ताकि विपक्ष के आरोपों के तीरों को तोड़ा जा सके। जो हम लोग वादा किए हैं, तो हम अभी सरकार का पहला बजट सत्र आ रहा है, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम एक एक वादा, चुनावी वादा पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं और हमको लगता है कि हम लोग क्रमवार सभी वादा को पूरा करेंगे। बजट सत्र में सरकार के एजेंडे में कई विधायी कार्य हैं, जिसमें 3 मार्च को पेश होने वाला वार्षिक आम बजट सबसे अहम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली हेमंत सरकार अबुआ बजट को लेकर कई दौर की बैठकें कर चुकी है और बजट में उन चुनावी वायदों को पूरा करने की कोशिश में है जिसको लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। हम लोग समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए। बजट सत्र को लेकर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों संग बैठक कर विधि व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर निर्देश और सुझाव दिए। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर स्पीकर सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग बैठकें करेगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हालांकि 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष की तकरार विधानसभा चुनाव से ही चली आ रही है, जिसकी गर्माहट बजट सत्र में भी देखने को मिलेगी। 27 मार्च तक चलने वाले इस लंबे सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जहां मुद्दों की भरमार बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दे रहा है। कौन किस पर हावी होगा यह तो सदन में पता चलेगा, लेकिन बयानों के तीर अभी से ही चलने शुरू हो गए हैं। रांची से कैमरामैन विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। मिशन 2026 के तहत फोर्स ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जवानों ने उस इलाके में नया कैंप स्थापित किया है जिसे अब तक माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। एक समय छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बस्तर डिवीजन घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नक्सलियों का प्रभाव है। लेकिन अब सुरक्षा बलों के प्रयास और भारत सरकार के साथ राज्य सरकार की कोशिशों के कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। तो वहीं बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती से नक्सल उन्मूलन का काम भी चल रहा है। बस्तर में सुरक्षा कैंप सिर्फ एक ठिकाना भर नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए विश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। बस्तर के अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में 30 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के परिणाम स्वरूप इन इलाका में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, आंगनबाड़ी, रेशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पाठशाला इत्यादि मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किए गए थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से बंद हुई सड़क मार्ग जैसा बासागुड़ा, जगरुंडा से लेकर अरनपुर, नारायणपुर से लेकर कुतुल मोहंती तक और अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गारपा तक सड़क निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करके क्षेत्र की जनता को आवक जावक का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने इस साल अभी तक 81 माओवादियों का इनकाउंटर किया है। मारे गए माओवादियों में कई नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल थे। बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाके में 30 नए कैंप खोले गए हैं। ये कैंप रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इससे इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। इन कैंपों के आसपास कई विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण हो, स्कूल खोलना हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, सुरक्षा बल हर स्तर पर योगदान दे रहे हैं।
आने वाला सीजन में हमारा प्रयास ये रहेगा शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को और गति देकर इलाका के एक नया पहचान देने के लक्ष्य के साथ हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा और समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस नए कैंप के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों को एक और बड़ा झटका दिया है। मिशन 2026 के तहत अब उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है जहां अब तक माओवादियों का प्रभाव था। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। जवानों का यह नया कैंप सिर्फ एक सुरक्षा चौकी नहीं है, बल्कि मौत प्रभावित इस पूरे इलाके के लिए बदलाव की शुरुआत है। अब इस कैंप के बन जाने से इलाके में सुरक्षा और मजबूत होगी। जवानों की तैनाती से ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ेगा और मिशन 2026 को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आई खबर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, गधा एक ऐसा पशु है जिसे लोग इतनी कारत की नज़र से देखते हैं कि कोई पालना भी पसंद नहीं करता, मगर गधे की एक नस्ल ऐसी है जिसका दूध तरल सोना माना जाता है। गधों की इस नस्ल को हलारी कहा जाता है और ये नस्ल अब विलुप्त हो रही है। बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इन पशुओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। दवा से कम नहीं है हलाली नस्ल की गधी का दूध। हलाली नस्ल की गधी के दूध को माना जाता है लिक्विड गोल्ड। हलाली गधी के दूध में न्यूट्रिशनल वैल्यू स्किन केयर में भी काफी फायदेमंद। हलाली गधी के दूध की कीमत 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक। देश में बेहद कम बची है हलाली गधों की संख्या, संरक्षण पर अब जोर। गधों की पहचान भले ही भोज ढोने वाले जानवर के रूप में हो, लेकिन इनकी एक खास नस्ल की चर्चा दुनिया भर में होती है। यही साबित करता है कि सभी गधे एक जैसे नहीं होते। हलाली नस्ल का गधा न केवल बेशकीमती है, बल्कि अपने गुणों के कारण इसे वीवीआईपी का रुतबा हासिल है। हलाली नस्ल की गधी के दूध को लिक्विड गोल्ड माना जाता है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में हलाली नस्ल के 43 गधे संरक्षित रखे गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हलाली नस्ल के गधों का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो हलाली ढंग की है उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इसको 2018 में हमने मान्यता दी थी एक नस्ल के रूप में, और तब से इसके संरक्षण की बात चालू हुई थी, लेकिन कुछ प्रयास इस तरह नहीं हो पाए जिस तरह के चाहिए थे। भारत सरकार ने और जो हमारे सक्षम संस्थान है उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और एक परियोजना बीकानेर में हमारे को दी
एक परियोजना ये भुज में सहजीवन नाम का एक NGO है उनको दी, ताकि वो वहाँ लोगों के साथ काम कर सके और संस्थान स्तर पर हम यहाँ पर उन गधों को यहाँ अच्छी तरह रख सकें। हलाली नस्ल की गधी का दूध बहुत महंगा बिकता है। इसके दूध को पोषक तत्वों के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि इसकी कीमत 5,000 से 7,000 रुपए प्रति लीटर तक है। तो अब ये अवेयरनेस आने से और ये जो दूध की मार्केटिंग होने से इसमें काफी फर्क पड़ा है। अभी ये संख्या 500 के लगभग पहुंच रही है। 439 लास्ट हमारे अकाउंट में आया था और अभी ये 500 के समथिंग है। हमारा टारगेट है इसको शीघ्र ही 1,000 की संख्या से वापस पाल करवा दे, ताकि एकदम से इसके विलुप्त होने का खतरा नहीं। देश में 500 से भी कम हलाली गधे बचे होने के कारण प्राथमिक आवश्यकता निश्चित रूप से इनके संरक्षण की है। हालांकि बड़ा उद्देश्य केवल उनकी संख्या बढ़ाने का नहीं है, बल्कि किसानों को यह भी सिखाना है जिससे कि वह इनसे अधिक कमाई कर सकें। ये मेल अभी तो मतलब 2, 3, 4 है, फीमेल है 8, 9 है। दूध की तो यहाँ बहुत महंगा चलता है, यहाँ तो अपने नहीं है, बाकी विदेशों से बहुत महंगा बिकता है। बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इन पशुओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर इन 43 गधों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र प्रयासरत है। इनको विभिन्न योजनाओं से भी जोड़कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे इन नस्लों को उपयोग में लें। चूंकि हलाली नस्ल के जो गधे हैं, इनकी जो दूध है वो लिक्विड गोल्ड के नाम से मशहूर है और पूरे जो विश्व बाजार में उसकी बहुत अधिक कीमत है। तो अब सभी पशुपालकों को भी इसके लिए अधिक से अधिक अवेयर करने की आवश्यकता है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता बोबडी, DD न्यूज़ जयपुर के लिए। गाजियाबाद की HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत के विजन को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक सरकारी विभाग, अनुसंधान संस्थान और उद्योग एक साथ जमा हुए। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के साथ किसान भी पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत का विजन है। इस अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, गरीबों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए की गई घोषणाएं आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन को प्रदर्शित करने के लिए गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी ने कृषि विज्ञान केंद्र, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और कृषक भारती कोऑपरेटिव समेत 50 से अधिक सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को एक साथ जमा होने का अवसर प्रदान किया है। पूर्व सांसद और HRIT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अनिल अग्रवाल के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा तय कर रहा है और कैसे हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। आपने देखा इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमने विशेषकर से अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्हें बुलाया है ताकि वो भी इस विकास की यात्रा की में सहभागिता अपनी करें। हम सब जानते हैं अगर भारत को विकसित राष्ट्र होना है तो देश के हर नागरिक को, आधी आबादी को, सबको इसमें मिलकर काम करना होगा और उसी के उद्देश्य पूर्ति के लिए हम यहाँ पे सभी को इनवाइट कर रहे हैं, महिलाओं को इनवाइट कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 22 फरवरी तक जारी रहने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ किसान भी पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें कृषि से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा इस आयोजन का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, कौशल विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार के अवसर के बारे में भी लोगों को बताना है। इस तरह के एग्जीबिशन से सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं
वो किसान तक पहुँचे और हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा पाएँ। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, गाज़ियाबाद। और आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन माध्यम से काम करना जितना आसान है, एहतियात बरतनी यानी सतर्क रहना भी उतना ही ज़रूरी है। साइबर अपराधी ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। साइबर पुलिस भी इस बात को लेकर जनता को सतर्क कर रही है कि कभी भी किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें और अपना बैंक अकाउंट डिटेल और सिम कार्ड भी किसी को ना दें। अननोन लिंक हो, खास तौर पे वो किसी भी तरह से आप उसको क्लिक ना करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें और जो भी वेरीफाइड अकाउंट है या वेबसाइट है उसी पे जाके ही आप अपने जो भी बेनिफिशियरीज के लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसी से ग्राहक करें। सबसे बड़ी बात तो ये जानना ज़रूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड हो, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपका वो अकाउंट या सिम कार्ड मिसयूज़ होगा तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी और कार्रवाई आप पर होगी। साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी भारत की वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। इन अपराधियों को ठगने के तरीकों को समझना ज़रूरी है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कौन है ये अपराधी और कैसे करते हैं आपको गुमराह? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे हैं मामले। कौन है ये साइबर अपराधी, कैसे अंजाम देते हैं ये साइबर फ्रॉड को? फ्रॉडस्टर्स जो हमारे सिटीजन्स की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। अननोन नंबर से लिंक या एपीके फाइल इस तरह को वो शेयर करता है आपको व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या जहाँ भी, तो उसको डाउनलोड नहीं करें। तो सबसे बड़ी बात तो ये जानना ज़रूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो आज रात 9 बजे देखना ना भूलें साइबर अलर्ट। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।